डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम साई की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए 9 बड़े फैसले। प्रदेश में नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से युवाओं को मिलेगा रोजगार और नवा रायपुर में बहुमंजिला कार्यालय भवन के निर्माण को मिली मंजूरी। 7 फरवरी को अमित शाह करेंगे छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में नक्सलवाद मुद्दे पर करेंगे हाई लेवल बैठक। सीएम साई और गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में होंगे शामिल। डीजीपी, आईजी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बाद में मना जीएमएम का 54वां स्थापना दिवस। बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीएमएम का झंडा फहराया। सीएम ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का किया उल्लेख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े 9 बड़े निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जिलों में जिला स्तरीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और प्रदेश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी दी। इसके अलावा 35 आवासीय कॉलोनियों में खुले स्थानों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया और नवा रायपुर में शासकीय विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। सिरपुर और अरपा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने और मोबाइल टावर योजना का विस्तार करने की मंजूरी भी प्रदान की। इन निर्णय से प्रदेश के विकास, सुरक्षा और युवाओं के रोजगार में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धान खरीदी व संग्रहण केंद्रों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार निर्धारित मूल्य पर वास्तविक किसानों से धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली अपनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल से धान खरीदी की अवधि बढ़ाई गई है, ताकि उन किसानों का धान भी खरीदा जा सके जिनका धान निर्धारित समय में नहीं बिक पाया था। उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शर्मा ने कहा कि कवर्धा में संग्रहण केंद्र में धान की कमी और लापरवाही सामने आई है, जिस पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सभी लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और जहां भी कोई चूक पाई जाएगी वहां भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सभी कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया।
7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश में सुरक्षा और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 31 मार्च तक निर्धारित डेडलाइन पर भी विचार होगा। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा प्रदेश के डीजीपी, आईजी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य फोकस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा पर होगा। अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित पंडुम कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे स्थानीय विकास योजनाओं और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अधिकारियों के साथ रणनीति तय करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टेकारी ग्राम में मडाई मेला के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंद्रकांत वर्मा और उनके साथियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में विवाद बढ़ गया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके परिजनों और पक्ष के लोगों ने विधानसभा थाने का घेराव कर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई और उनकी सुनवाई नहीं की गई। पक्ष ने आरोप लगाया कि सरपंच और उनके साथियों ने थाने के बाहर गजेंद्र वर्मा और दिलेंद्र निषाद के साथ मारपीट की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस द्वारा उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। परिजन का कहना है कि नेटवर्क की समस्या बताकर रात में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे उन्हें मजबूरन थाने का घेराव करना पड़ा। दूसरे पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में मारपीट को गंभीर धारा 307 यानी हत्या का प्रयास धारा के तहत दर्ज किया गया और विवाद में शामिल न होने वाले लोगों को भी नामजद कर जेल भेजा गया। उनका कहना है कि झड़प की शुरुआत सरपंच द्वारा बुलाए गए लोगों ने की थी और थाने के सामने हुई पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है। इसके बावजूद दबाव में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आरी से अपन दर्ज करवाए बर है ना, तो ओ मन ना जस्ट ओ मन उतरी से ओकर मन ऊपर हाथापाई करी से मोर लड़का ला मारे है और मोर लड़का मारी से फिर वो बेहोश होके गिर गए। ओ गिरी से ओकर बाद ओला पूरा पैर में मारे, ओकर मुंह डाले ब्लड निकले, आंख में पूरा ब्लड जम गए है और पूरा हाथ पैर भी ओकर छिला गए है। ओकर दोस्त ओकर ऊपर सोई से तो मोर बच्चा बचे है, नहीं तो फिर बच्चा वो दिन का होती तो समझ नहीं आती। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां नर्मदापुरम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में नरसिंहपुर गाडरवारा से 210 किलोमीटर लंबी पैदल जन चेतना यात्रा का भव्य समापन हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के अधिकार, नर्मदा संरक्षण और नशा मुक्ति समाज जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करना था। नगर कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया। जनचेतना यात्रा के दौरान युवा और आम नागरिकों ने यात्रा का समर्थन किया। यात्रा मार्ग में प्रमुख चौकों और सड़कों से होकर यात्रा निकाली गई और जनता ने अपने मुद्दे यात्रा में शामिल नेताओं के सामने रखे। आशुतोष चौकसे ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संगठन की एकता और कांग्रेस की विचारधारा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल चिंगारी है, असली आंदोलन अभी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व शिवराज सरकार और वर्तमान मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। यात्रा में मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, एमएसपी, सहकारी मिलों के सशक्तिकरण, नर्मदा संरक्षण और नशा मुक्ति समाज निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। आशुतोष चौकसे ने आश्वासित किया कि कांग्रेस विधायक और सांसद जनता की आवाज विधानसभा और लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार में मंत्री सुदीप कुमार, योगेंद्र प्रसाद महतो और हफीजुल अंसारी ने भी शिरकत की। उनके साथ साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, चंदन कियारी विधायक, उमाकांत रजक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झामुमो के झंडे को फहराकर हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो और धनबाद जिले के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पहुंचे थे। हेमंत सोरेन और सभी झारखंड सरकार के मंत्री जो वहां मौजूद थे, सभी ने
अपने संबोधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और स्वर्गीय शिबू सोरेन के झारखंड बनने में किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा की जा रही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का उल्लेख किया और ये भी कहा कि हमें बेहतर झारखंड के लिए अभी और लड़ाई लड़नी है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि इस निकाय चुनाव में और आने वाले पंचायत चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवारों को जिताएं। उन्हीं का बलिदान, उन्हीं का समर्पण आज हमें अलग पहचान देता है। आज हम गर्व से अपने आप को एक झारखंडी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। और तो और हम लोग यहाँ मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं वो तो गर्व महसूस करते ही, आए बगाए बाहर से भी जो लोग यहाँ आए हैं वो भी आज अपने को झारखंडी कहने से नहीं। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर इसमें एज ए मुख्य अतिथि पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ यहाँ पर झारखंड सरकार के मंत्रीगण भी पहुंचे थे, जसुदीप कुमार सोनू, युवा और खेल मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, मद्य निषेध मंत्री, चंदन क्यारी के विधायक उमाकांत रजक और तमाम झारखंड के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन को याद करते हुए उनके स्ट्रगल को याद किया, कैसे उन्होंने झारखंड को बनाया उसके बारे में बात की और झारखंड की क्या दशा और दिशा बनाने के लिए कितना और हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी उसके बारे में बात की। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे झारखंड के मुख्यमंत्री के आने से। खैर, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मीडिया से बात करने की बात हुई, तब कि कोई मंत्री चाहे कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ लोगों का जो जमावड़ा आया हुआ था, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रदेश की उन्नति के लिए अपने विचारों को रखा, ये काफी सराहनीय था। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में भी जनता से अपील की कि वह हमारा साथ दे। हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, तभी भी मुख्यमंत्री का साफ साफ इशारा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थित उम्मीदवारों को वह अपना समर्थन दे। धनबाद से एपीएन न्यूज के लिए चंदन सिंह। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में बड़की पुन्नू गांव में अहले सुबह हाथियों का तांडव देखने को मिला। हाथियों ने घर में सो रहे 3 लोगों को बाहर खींच कुचल कर मार डाला। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष है। वहीं एक महिला घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं लगातार हो रही मौत की घटनाओं को लेकर विभाग के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बचाव के लिए संसाधनों की मांग कर रहे हैं। जंगली हाथियों के द्वारा बड़की पुन्नू पंचायत के 3 ग्रामीण को बुरी तरह से मार दिया गया और 1 को घायल किया गया है। घर से निकाल कर रात में सोने का समय है, वो लोग सो रहे थे और हाथियों के द्वारा जब मतलब खींच खाच के निकाल के मार दिया गया। और ये घटना आसपास के क्षेत्रों में 2 महीना 3 महीना पहले से हो रहा है और हाथियों का यहाँ पर आवागमन सालों भर से होता आ रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों से घटना ये जो हाथियों के द्वारा मारा जा रहा है ये हो रहा है। क्या चाहते यही है कि अब चाहते क्या है कि सरकार ने तो बांध दिया है कि हाथी के द्वारा मौत पाओ और 4 लाख रुपया इनाम पाओ। ये नहीं चलेगा। बोकारो के चीराचास थाना अंतर्गत पीलर गाड़िया में एक मकान को निशाना बनाते हुए महिला चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला मकान मालकिन सुल्ताना खातून के अनुसार वो घर में अकेली थी, तभी उनका डोरबेल बजा और उसने दरवाजा खोला तो एक महिला भिक्षा लेने के लिए खड़ी थी। जब महिला को भिक्षा देने के लिए घर की ओर पीछे मुड़ी तो उन्हें पीछे से मुंह पर कपड़ा रखकर कुछ संदिग्ध पदार्थ सुंघाया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। महिला के बेहोश होने के बाद चोरी की मंशा से आई भिखारी महिला ने घर के अंदर घुसकर अलमारी में रखे लगभग 3 लाख के जेवरात और 5,000 रुपए कैश की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की कुछ ही देर बाद जब घर के अन्य सदस्य घर पहुंचे तो देखा कि महिला सुल्ताना खातून बेहोश पड़ी थी और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। घर की अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर में रखे जेवर और कैश भी गायब थे। घर वालों ने बेहोश पड़ी महिला को उठाकर अस्पताल ले जाया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। चास डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की ओर से अभी लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
कितनी की चोरी हुई है, इसका लिखित शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। हंटरगंज चतरा डोभी मुख्य मार्ग पर सड़क सुरक्षा की पोल खुल गई। बोर्ड परीक्षा देने निकले स्कूली छात्र ओवरलोड वाहन में ठूसे गए थे। कई छात्र वाहन की छत पर बैठे और पीछे लटक कर जान जोखिम में डालते वीडियो में देखा जा सकता है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलने के बावजूद पुलिस, परिवहन और शिक्षा विभाग की ओर घोर लापरवाही सामने आई है। वीडियो ने साबित कर दिया कि बिना डर वाहन चालक खुलेआम यातायात नियम तोड़ रहे हैं और जिम्मेदार विभाग मौन दर्शक बने हुए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल वही है, कार्रवाई हादसे से पहले होगी या बाद में। जहां नवी मुंबई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी करने वाले एक शातिर संगठित गिरोह का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के 26 चोरी किए गए वाहन बरामद किए गए और 23 अलग अलग चोरी के मामलों का पर्दाफाश हुआ। इस सफलता से स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली है। खारगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराधों की समांतर जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों के डोंबिवली के कोलेगांव इलाके में होने का पता। इसके बाद नेवाली फाटा, कोलेगांव और डोंबिवली पूर्व क्षेत्र में जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 28 जनवरी 2026 को हिरासत में लिए गए और उन्हें 6 फरवरी 2026 तक पुलिस हिरासत में रखा गया। जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर चोरी के वाहन देखकर ही चोरी करता था। आरोपी संतोष लक्ष्मण डोले और उसके साथियों ने चोरी किए गए वाहनों पर अपने नाम की नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेच दिया। पुलिस ने इस गिरोह से कुल 26 वाहन जब्त किए, जिनमें 18 मोटरसाइकिल और 5 रिक्शा शामिल हैं। उल्लासनगर के कैंप नंबर 4 प्रभाग क्रमांक 14 में लगातार 5 दिनों से पानी की आपूर्ति न होने पर 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजाराम शंकर पवार ने जलापूर्ति कार्यालय में अर्धनग्न होकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। पानी न मिलने के कारण नागरिकों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और अधिकारियों की टालमटोल भरी प्रतिक्रिया से पवार का धैर्य जवाब दे गया। राजाराम पवार ने शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन कार्यालय जाकर समस्या का समाधान मांगा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर ये कठोर कदम उठाया। विरोध की इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और सोमवार रात इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया गया, जबकि मंगलवार सुबह नियमित आपूर्ति भी शुरू हुई। हालांकि नागरिकों ने कहा कि ये केवल अस्थायी उपाय है और मूल समस्या स्थायी रूप से हल नहीं की गई तो भविष्य में फिर से पानी की किल्लत होगी। लोगों ने उल्लासनगर महानगर पालिका पर जल वितरण व्यवस्था में लगातार गड़बड़ी का आरोप लगाया और तुरंत ठोस सुधार की मांग की। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। श्री दरबार साहिब में सिक्योरिटी सर्विल दल के सेवकों की यूनिफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सेवक पीले और गहरे नीले रंग की 2 अलग अलग यूनिफॉर्म में सेवा देंगे। हर सेवक हफ्ते में 2 दिन बारी बारी से ये यूनिफॉर्म पहनेंगे ताकि सेवा का अनुशासन और पहचान स्पष्ट बनी रहे। नई यूनिफॉर्म में अगर कपड़ा पीला है तो पगड़ी नीली होगी और अगर कपड़ा नीला है तो पगड़ी पीली होगी। यूनिफॉर्म के दोनों कंधों पर खंडा अंकित है, जबकि छाती पर श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर लिखा हुआ है। इसके साथ सेवकों को सफ़ेद हजूरिया और खंडा के डिज़ाइन वाली बेल्ट भी दी जाएगी, जो कमर और पगड़ी को सजाने में इस्तेमाल होगी। ये बदलाव सेवकों के रूप रंग को दार्शनिक और अनुशासित बनाएगा, जिससे श्री दरबार साहिब की गरिमा और शान बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि जिन सेवकों को अभी यूनिफॉर्म नहीं मिली है, उन्हें जल्द ही प्रदान कर दी जाएगी ताकि सभी सेवक नए अंदाज में सेवा में शामिल हो सकें। पंजाब के फिरोजपुर जिले में तलवंडी भाई गांव में एक एनआरआई हरपाल सिंह सिद्धू पर 15-16 हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हरपाल सिंह कनाडा के टोरंटो से अपने परिवार से मिलने आए थे और घर में धूप सेक रहे थे, तभी अचानक हमला हुआ। हमलावरों ने दरवाजे तोड़कर उन्हें कमरे में बंद किया, लेकिन गांव के मौजूदा सरपंच हरभगवान सिंह गिल
ने समय रहते पहुंचकर उनकी जान बचाई और घायल को अस्पताल भेजा। पुलिस ने 3 नामजद और 10-12 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तलवंडी भाई के SHO जसविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि बाकी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हमले में घायल हुए NRI का इलाज अस्पताल में किया गया, लेकिन सरपंच ने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट में गलतियां होने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। सरपंच ने हमलावरों को शराब के नशे में बताया और कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन मरीजों के साथ गलत व्यवहार करने वाले डॉक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जाँच पुलिस द्वारा लगातार जारी है। अमृतसर से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दामाद और ससुराल वालों के बीच झगड़ा हिंसक रूप में बदल गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे पीटा और उसकी पत्नी, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उन पर हमला किया। झगड़े के दौरान प्रेग्नेंट महिला के पेट में लात मारी गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है और पत्नी का इलाज करवा लिया गया है। विवाद का मूल कारण पैसे का लेन देन और गाड़ी से जुड़ा पुराना मामला बताया जा रहा है। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो ससुराल वालों ने गाली गलौज और मारपीट की, जिससे मामला और बिगड़ गया। पुलिस ने इसे दोनों पक्षों के बीच पुराना वित्तीय विवाद बताया है। हालांकि परिवार का कहना है कि यह हिंसा असहनीय है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की नजर अब मामले पर टिकी हुई है। अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक युवक नशे में धुत कुछ ड्रग तस्करों का वीडियो बनाने के प्रयास में हमले का शिकार हो गया। रास्ते में उसे रोककर बेरहमी से पीटा गया, जिससे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात ने इलाके में लोगों को झकझोर दिया है। पीड़ित के परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जो लोग ड्रग्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और पीड़ित न हो। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पूरी घटना का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।